सुबह बिस्तर से उठने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? काम, जिम्मेदारियां या फिर कुछ ऐसा है जिसके लिए दिल में एक अलग ही जुनून हो? आज हम एक ऐसे ही जापानी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो जिंदगी को एक मकसद देता है। हमारे पास इकिगाई नाम की एक बहुत मशहूर किताब का सारांश है। इकिगाई, इसका मतलब है सुबह जागने की वजह। ये किताब जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों के बारे में है, जो एक बहुत लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी के लिए क्या व्यवहारिक सबक निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये इकिगाई आखिर है क्या चीज? सारांश में वो 4 गोलों वाला एक डायग्राम है। पहला है वो जो आपको पसंद है, दूसरा वो जिसमें आप अच्छे हैं, तीसरा दुनिया को जिसकी जरूरत है, और चौथा जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। कहते हैं कि इन चारों का संगम ही इकिगाई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इन्हीं 4 गोलों के बीच कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बिल्कुल करा आपने। और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चुनौती भी है और खूबसूरती भी। देखिए, जब से ये कॉन्सेप्ट पश्चिम में पॉपुलर हुआ है, इसे अक्सर समझा गया है पैसा कमाने वाला जुनून। मतलब कोई ऐसा शौक ढूंढो जिससे आप अमीर बन सको। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक ओकिनावा में इसका मतलब वो बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोगों के लिए इकिगाई अक्सर समुदाय से जुड़ा होता है, जैसे अपने बगीचे की सब्जियां उगाकर किसी को खिलाना या बच्चों को पारंपरिक कहानियां सुनाना। इन चीजों से कोई पैसा नहीं मिलता। अरे वाह! हाँ, मतलब आपका इकिगाई और आपका पेशा, ये 2 अलग-अलग चीजें भी हो सकती हैं। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी ही आपका इकिगाई हो। आपका इकिगाई आपका कोई वीकेंड प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई वॉलंटियर का काम। लेकिन फिर वो 4 गोले एक साथ कैसे आएंगे? अगर जिसके लिए पैसे मिलने वाला गोला अलग है, तो क्या वो इकिगाई नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि इकिगाई एक आदर्श स्थिति है, एक मंजिल। हो सकता है आप अभी वहां ना हो सकता है आपके पास एक नौकरी हो जिससे पैसे मिलते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है। या शायद आपको पेंटिंग करना पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, पर उससे गुजारा नहीं होता। स्रोत कहता है कि इन गोलों को पहचानना, बस यही पहला कदम है। ये आपको एक नक्शा देता है कि जिंदगी में संतुलन कहाँ लाना है। ये रातों रात नहीं होता, ये एक धीमी खोज है। ठीक है, तो ये एक तरह का सेल्फ अवेयरनेस टूल है, ये समझने के लिए कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे किस दिशा में काम करना है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत में लिखा है कि जापान में लोग पूरी तरह से कभी रिटायर नहीं होते हैं। ये हमारी 60 साल में रिटायर होकर आराम करो वाली सोच से कितना अलग है। हाँ, और ये सीधे तौर पर इकिगाई से जुड़ा है। अगर आपका इकिगाई आपकी 9 से 5 की नौकरी नहीं है, तो रिटायरमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ओकिनावा में लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक सक्रिय रहते हैं। कोई बागवानी कर रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई समुदाय के कामों में हाथ बटा रहा है। ये काम ही वो है जो उन्हें सुबह बिस्तर से उठाता है। और विज्ञान भी तो ये कहता है कि निष्क्रियता शरीर और दिमाग दोनों को तेजी से बूढ़ा करती है। जब आप अपने शरीर और दिमाग को रोज एक मकसद देते हैं, तो वो जवान बने रहते हैं। और ये मकसद बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है ना? सारांश में एक बहुत ही सरल सलाह दी गई है कि रोज कम से कम 20 मिनट अपने पसंदीदा काम के लिए निकालें। चाहे वो पढ़ना हो, खाना बनाना हो या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, सिर्फ 20 मिनट। ये एक छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली आदत है। आप इसे माइक्रो इकिगाई कह सकते हैं। इसका मकसद जिंदगी बदलना नहीं, बल्कि हर दिन अपनी जिंदगी में जानबूझकर खुशी का एक लम्हा जोड़ना है। और जब आप किसी ऐसे काम में डूब जाते हैं जो आपको पसंद है, तो आप एक खास मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसे स्रोत में फ्लो स्टेट कहा गया है। ये वही अवस्था है जब आप समय, तनाव, भूख, प्यास सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, फ्लो स्टेट, मैंने इसके बारे में सुना है। जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा होता है या कोई प्रोग्रामर कोडिंग में खो जाता है। पर क्या ये सिर्फ क्रिएटिव कामों में ही होता है? और आज की दुनिया में जहां हर 2 मिनट में फोन पर नोटिफिकेशन आता है, इस स्टेट में पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये सिर्फ क्रिएटिव कामों के लिए नहीं है।
एक माली को पौधों की देखभाल में, एक शेफ को खाना बनाने में, या किसी को सिर्फ अपना कमरा साफ करने में भी फ्लो महसूस हो सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि फ्लो अपने आप नहीं आता। इसकी एक शर्त है, आपके हुनर और काम की चुनौती के बीच एक सही संतुलन होना चाहिए। अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर बहुत मुश्किल है तो घबराहट होगी। बिल्कुल। तो अपना इकिगाई खोजने का मतलब भी एक तरह से वही काम ढूंढना है जो आपको इस फ्लो वाले चैनल में बनाए रखें। और हाँ, इसके लिए फोन को साइलेंट पर रखना पहली शर्त है। ये हुनर और चुनौती वाला संतुलन, ये बहुत गहरी बात है। मतलब हमें लगातार खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना है ताकि हम बोर ना हो। तो ये तो हुई व्यक्तिगत संतुष्टि की बात, अकेले में फ्लो में रहना। लेकिन ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र का श्रेय सिर्फ इसे तो नहीं देते। सारांश में सामाजिक जुड़ाव पर बहुत जोर दिया गया है। एक शब्द है मोआई। ये क्या है? मोआई ओकिनावा की संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। ये बचपन में बने दोस्तों का एक छोटा सा समूह होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाता है। ये लोग नियमित रूप से मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की आर्थिक और भावनात्मक रूप से मदद करते हैं। ये आपका सोशल सेफ्टी नेट है। आज की दुनिया में हम सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों की बात करते हैं, लेकिन एक मोआई में 3 से 5 ऐसे गहरे दोस्त होते हैं जिन पर आप किसी भी चीज के लिए भरोसा कर सकते हैं। जीवन भर का सपोर्ट सिस्टम। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां लोग शहर बदलते हैं, नौकरियां बदलते हैं, क्या ऐसा स्थायी ग्रुप बनाना मुमकिन है? स्रोत सीधे तौर पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं देता, लेकिन इसका सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसका सार है गहरे और सार्थक रिश्ते बनाना। हो सकता है आपका मुआई आपके बचपन के दोस्तों का न हो, शायद वो आपके ऑफिस के कुछ करीबी साथी हों या आपके पड़ोस के लोग हों। मुद्दा संख्या का नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई का है। ये समझना जरूरी है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी सिर्फ अच्छे खान-पान या व्यायाम पर निर्भर नहीं करती। ये अपनेपन की भावना से भी उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है। एक मुआई जीवन के सबसे बड़े तनावों को सोखने वाले कुशन की तरह काम करता है। रिश्तों की बात से मुझे खाने पीने की याद आई। सारांश में एक और बड़ा दिलचस्प नियम है, हारा हाची बू, जिसका मतलब है पेट सिर्फ 80% तक ही भरे। ये सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन किसी दावत में 80% पर रुकना तो लगभग नामुमकिन है। स्रोत बताता है कि लोग इसे आदत में कैसे लाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये सजगता यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास है। हारा हाची बू का मतलब भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के संकेतों को सुनना है। हमारा दिमाग पेट भरने का सिग्नल लगभग 20 मिनट बाद देता है। ओकिनावा के लोग धीरे धीरे खाते हैं, खाने का आनंद लेते हैं। जब आप धीरे खाते हैं तो आपको उस 80% वाले पॉइंट का एहसास हो जाता है, इससे पहले कि आप जरूरत से ज्यादा खा लें। ये कोई सख्त डाइट नहीं, बल्कि संयम और अपने शरीर का सम्मान करने का एक तरीका है। मतलब धीरे खाओ और अपने शरीर को सुनो। ये सिर्फ खाने पर ही नहीं, शायद जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। सारांश में भी लिखा है, तनाव से बचें, दूसरों से तुलना न करें और धीरे धीरे जिएं। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। जब आप सजगता से खाना खाते हैं तो आप जीवन के प्रति भी एक सजग नजरिया अपनाते हैं। जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम तनाव में आते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो हम तुलना करते हैं और दुखी होते हैं। सही बात है। इकिगाई दर्शन कहता है कि अपनी दौड़ खुद दौड़ो। जब हम तुलना करना बंद कर देते हैं तो हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। और यही शांति और संतुष्टि का आधार है। और शायद इसी शांति को बनाए रखने के लिए एक आखिरी सिद्धांत है, जीवन भर सीखना। स्रोत कहता है कि ओकिनावा के लोग 50, 60 या 70 की उम्र के बाद भी नई चीजें सीखना बंद नहीं करते। ये मुझे बहुत प्रेरित करता है। और ये बहुत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, मन को जवान रखने का क्या मतलब है? ये सिद्धांत बताता है कि जिज्ञासा एक जीवनदायी गुण है। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि अब तो सीखने की उम्र गई, हमारा दिमाग ठहराव की स्थिति में आ जाता है। कोई नई भाषा सीखना, कोई नया शौक अपनाना या बस नई नई चीजों के बारे में पढ़ना, ये सब आपके दिमाग के लिए एक्सरसाइज है। यह दुनिया के साथ जुड़े रहने, मस्तिष्क को चुनौती देने और विकास की भावना बनाए रखने का तरीका है। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि दिमाग को सक्रिय और लचीला बनाए रखना है। तो अगर मैं पूरी बातचीत को समेटूं तो इकिगाई सिर्फ कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। इसमें अपने जुनून
और हुनर को पहचानना, हमेशा सक्रिय रहना, गहरे सामाजिक रिश्ते बनाना, सजगता से जीना और हमेशा सीखते रहना, ये सब शामिल है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एकदम सही। और ये याद रखना जरूरी है कि किसी का इकिगाई रातों रात नहीं मिल जाता। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये आत्मखोज की एक धीमी प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे ये समझने के बारे में है कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आप किससे कमा सकते हैं। और ये समय के साथ बदल भी सकता है। जो आपका 20 साल की उम्र में इकिगाई था, जरूरी नहीं कि 50 की उम्र में भी वही हो। तो ये बातचीत तो बहुत ही गहरी और व्यवहारिक रही। इसने इकिगाई को लेकर मेरे कई भ्रम दूर किए हैं। स्रोत बताता है कि ये सिद्धांत एक लंबे और खुशहाल जीवन की ओर ले जाते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे एक बोझ की तरह न देखें, बल्कि एक खेल की तरह देखें। अब वो विचार ये है कि अगर किसी को अपना इकिगाई खोजने के लिए इन 4 सवालों में से सिर्फ एक से शुरुआत करनी हो, क्या पसंद है, किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और किससे कमाई हो सकती है, तो वो कौन सा एक सवाल होगा जिससे शुरुआत करना सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।